तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अब बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इसी बीच में मैं एक आज फिर वीडियो लेकर आ गया हूं, ऑन बोर्ड वीडियो। ठीक ना। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था आपका, वो बिहार बोर्ड क्लास 9th का स्टोरी की तरफ से हम लोगों ने 5वां लेसन को देखा था। ठीक है, और आज जो हम लोग देखेंगे वो आपका बिहार बोर्ड जो पनोरमा इंग्लिश है, जिसको हम लोग फर्स्ट इंग्लिश कहते हैं, उसका आज हम लोग देखेंगे 5वां लेसन कहानी के तरफ से, यानी कि प्रोज सेक्शन से। ठीक ना। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे जैसे मैंने हमेशा से आपका जो भी मेन पॉइंट होता है, हाईलाइट पॉइंट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह का जो पॉइंट होता है, वो मैं पहले बोर्ड पर लिखता हूँ। और लिखने के बाद आपको बहुत बखूबी किताब के साथ साथ इन पॉइंट को भी आपको दर्शाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर इस पॉइंट को अगर आप पढ़ लेते हैं, एक बार दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो पूरा लेसन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बार बार पूरे लेसन की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, स्किप कीजिएगा या छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि लेसन नहीं समझ में आए। ठीक ना। वैसे मैं अपने ढंग से बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, इस आपका जो है लेसन का सभी बातें आपको समझ में आ जाए, यह जरूर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आपका आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं पहली बार, तो मेरे चैनल को आपका लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ आपके और दोस्तों को, स्टूडेंटों को मिल सके। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको हमेशा से मैं बताता रहा हूँ, आपका मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है, आपका बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th है, पनोरमा इंग्लिश। ठीक है, पनोरमा इंग्लिश जिसको फर्स्ट हम लोग कहते हैं, फर्स्ट इंग्लिश। और इस आपका चैप्टर नंबर जो है वो 5 है। इसके पहले के जो भी 4 चैप्टर है, उसका ऑलरेडी मैंने आपका 4 चैप्टर प्रोज सेक्शन से और 4 चैप्टर पोएट्री सेक्शन से, मतलब कविता की तरफ से मैंने पढ़ा दिया है, इसी तरह से समझा दिया है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी मैंने आपको बता दिया है, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप चाहेंगे तो उसको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे 5वां लेसन, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। अब स्पीच से जैसे ही समझ में आ गया आपके स्पीच, तो आप समझिए कि यह कहानी के प्रकार में अगर पूछेगा वर्क टाइप ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज दिस, किस तरह का यह वर्क है, ड्रामा है, स्टोरी है, एसे है, क्रिटिसिज्म है आपका, या स्पीच है, तो आपको टिक कौन सा लगाइएगा, स्पीच में। तो यह एक स्पीच है, आपका वर्क टाइप जो है वो स्पीच है। स्पीच कैसे स्पीच, तो आपका एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्ट शब्द होता है, मतलब होता है स्वीकार करना, उसी का यह आपका दूसरा मतलब कि एक्सेप्टेंस दूसरा रूप है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करने या स्वीकारनीय भाषण, या स्वीकार करने भाषण आप कह सकते हैं। पूरा इसका टाइटल जो होगा वो हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस स्पीच, मतलब स्वीकार करने लायक भाषण। लेखक कौन है इसके, या लेखिका कौन है, तो इसके लेखिका है एंग सेंग, आपका एंग सेंग सू की। ठीक है, ये आपका इनका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एंग सेंग सू की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे वो लेसन की तरफ, या इस स्पीच में वो क्या कही है ये हम लोग देखेंगे। तो एंग सेंग सू की कह रहा वाज बॉर्न इन 19 जून 1945 इन रंगून। इनका जो जन्म हुआ था 19 जून 1945 को रंगून में जन्म हुआ था, जिसको हम लोग आपका बर्मा कहते हैं, बर्मा में यहाँ पड़ता है। और इज ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर, और यह क्या थी, तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर थी। ठीक ना। अब प्रो डेमोक्रेसी का मतलब प्री नहीं लिखा है, प्रो लिखा है। तो प्रो का मतलब होता है लोकतंत्र के समर्थक। ठीक है, तो लोकतंत्र के समर्थक, बहुत एक्टिविस्ट थी, और मतलब बहुत एक्टिव थी, और लीडर भी थी, नेता भी थी। और किसके, तो लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में आपका जो है डेमोक्रेसी के लिए जो लीग था, उसके आपका यह लीडर रही, और लीडर यह है। ठीक है, सी ऑन द रैक्टो प्राइज एंड द साकोर प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990। देखिए, कह रहा है कि इनको प्राइज में अगर बात किया जाए कि इनको प्राइज अवार्ड कौन कौन मिला था, तो अवार्ड इनको प्राइज जो मिला था, एक मिला था रैक्टो प्राइज और दूसरा था साकोर प्राइज। और साकोर प्राइज, रैक्टो प्राइज दोनों इंडिकेट दिया है, यह किसके लिए मिला था इनको, तो फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, विचारों की आजादी के लिए। और कब, तो इन
1990 1990 में आपको ये दो इनको प्राइज जो था आपका चर्चा है इस लेसन के हिसाब से आपका साकोर प्राइज इनको मिला। ठीक है, एक और प्राइज है जिस पर ये लेसन है पूरा, और कह रहा है कि द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। देखिए ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पूरे लेसन जो है इसी के आसपास से पूरे इर्द गिर्द घूमता है। नोबेल पीस प्राइज मतलब आपका शांति पुरस्कार कब मिला, तो 1991 में। ये दोनों प्राइज की बात जो है ये कब मिला था, राफ्टो और साकोर प्राइज तो 1990 में, और नोबेल पीस प्राइज जो मिला वो कब मिला था, 1991 में। कहाँ मिला था, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है आपका। द एक्सेप्टेंस स्पीच इज गिवन हियर वाज डिलीवर ऑन द बिहाफ ऑफ एंग सेंग सू हर सन अलेक्जेंडर एडिज। अब देखिए, अब कह रहा है कि यह नोबेल पीस प्राइज का एक सेरेमनी चल रहा था, थोड़ा सा हम आगे पढ़े चलते हैं तब पीछे आपको बढ़ेंगे। ये आपको ये एंग सेंग सू की जो थी, तो ये बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थी, आप लीडर थी, लेखिका थी, कवि थी, जो भी कहिए, तो इन्होंने बर्मा में जो था बहुत मतलब काम किया, लोगों को बहुत हेल्प किया, बहुत मदद की। वहाँ पर जो भी मतलब की दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, तो उस वजह से उस एवज में इनको वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, उस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। कब यह दिया जा रहा था, 1991 को। कब, तो 10 दिसंबर। अगर हम इसमें जोड़ दें यहाँ पर आपका कि 10 दिसंबर को इनको जो था यह प्राइज आपका मिला था। और कहाँ पर जगह, एक उसमें भी जगह दिया है, तो वो जगह है आपका ओस्लो। आपका ये जो जगह है वो है आपका इसमें ओस्लो। ठीक है, ये जगह है आपका बर्मा में ही पड़ता है, तो ये समझने वाली बात है। तो इनको किसको, एंग सेंग सू की को अच्छे काम के लिए, बहुत अच्छे लीडर के रोल प्ले करने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था आपका। कब, तो 1991 में। 1991 को कब, तो 10 दिसंबर को। कहाँ पर, तो ओस्लो में। ठीक है, किस लिए, तो वहाँ के आपके लोगों को यातनाओं से, आपका स्थितियों से मतलब कि आज़ाद कराने के लिए, उनको रिलीज कराने के लिए यह प्राइज मिला था। उसी अवसर पर आपका एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन बाय द डिलीवर ऑन द बिहाफ ऑफ द एंग सेंग सू की बाय हर सन। अब यह जो स्पीच है, जो भाषण दिया गया है, वह आपका ये दिया गया है गिवन बाय अलेक्जेंडर एडिज। अब ये अलेक्जेंडर एडिज कौन है, तो यह एंग सेंग सू की के लड़के हैं, बेटे। एग्जाम में पूछता है, आप देखिएगा इस बार भी पूछा है कि गिवन भाई आपके अलेक्जेंडर एडिज जिनके द्वारा दिया गया है, किसके, तो ऑन बिहाफ ऑफ और मदर, अपनी माँ एंग सेंग सू के बदले में यह भाषण जो है आपका ओस्लो में ये अलेक्जेंडर एडिज दी है माँ के बदले में। क्यों दिए हैं, क्योंकि माँ उसकी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। जैसे स्कूल लेवल में कोई कार्यक्रम हुआ, बच्चा किसी कारण से स्कूल में नहीं पहुँचता, विद्यालय में नहीं पहुँचता है, तो हम लोग गार्जियन को बुलाते हैं और गार्जियन को प्राइज देते हैं और बोलते हैं कि आपका बच्चा ऐसा काम किया है कि आज के हिसाब से यह प्राइज उसको दिया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो गार्जियन कुछ अपनी बातों को रखते हैं, बताते हैं। बिल्कुल सेम वे में आपका वहाँ एंग सेंग सू की नहीं पहुँच पाती ओस्लो में 10 दिसंबर 1991 को, तो यह प्राइज जो है एंग सेंग सू की का जो प्राइज होता है वो उनके लड़के को दिया जाता है, वहीं पर माँ को ही दिया जाता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं और अपनी माँ के बदले ही भाषण देते हैं। उसी भाषण का यह हिस्सा है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग स्पीच कैसे अलेक्जेंडर एडिज जो है अपनी माँ के बदले में कैसे भाषण देते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि योर मैजेस्टिक, योर एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे कोई भी नेता कहते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, ठीक है, उसी तरह से वो बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर उपस्थित है, बंधु बांधव, जितना चीज है सबको वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, I stand before you here today to accept the behalf of my mother Aung San Suu Kyi the greatest prize and the Nobel Peace Prize for Peace। मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी माँ के बदले में यह नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए। ठीक है, आपका उनके बदले में यह प्राइज, यह बहुत ही ग्रेट एक मतलब कि अवसर है मेरे लिए कि मैं उनके जगह पर इस काबिल मुझे समझा गया, चाहे मैं आकर एक्सेप्ट कर रहा हूँ नोबेल पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस। किसके लिए, तो शांति के लिए यह नोबेल प्राइज उनको दिया जा रहा था। बिकॉज अब यह भी कारण बताते हैं कि माँ क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, कई बार पूछा है, इस बार भी पूछा था और मैंने बताया भी है। आप देखिएगा जाकर मेरे चैनल पर, मैंने प्रीवियस ईयर का जो भी पिछले साल मंथली एग्जाम हुआ था सबका मैंने क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का बना कर रखा है। सिर्फ उसको अगर आप पढ़ लेते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपके एग्जाम में बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर से आप इंग्लिश पास कर सकते हैं। तो वो बताते हैं भाषण में कि माँ मेरी क्यों नहीं आ पाई, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन द पर्सन एंड आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट। वो कहते हैं लेजेंडरी साहब कि मेरी माँ क्यों नहीं आई, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट, मैंने चीज़ों को कुछ मिसिंग लिखा है ताकि लाइन एडजस्ट हो सके, ठीक है, और बात हम एडजस्ट कर सके, हटा सके। आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि कहीं ई जा रहे हैं प्रीपोजिशन मिसिंग होगा सिर्फ लाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन द पर्सन, स्थिति या परिस्थितियां जो है मेरी माँ को अलाउ नहीं करता है कि यहाँ लोगों के बीच में वो आ सके, ठीक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आई विल कन्वे द सेंटिमेंट, लेकिन वही फीलिंग मेरी माँ अगर होती क्या कहती, बिल्कुल समझिए कि मेरी माँ की बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं जो भी बोलूँगा कहूँगा, समझिए कि मैं यहाँ पर बोलूँगा, लेकिन वो शब्द जो होंगे वो मेरी माँ के होंगे। अगर मेरी माँ होती तभी वह भी यही बात बोलती जो मैं आपको बोलूँगा और बोल रहा हूँ। आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, मुझे विश्वास है कि वो जरूर यही कहती। क्या कहती? फर्स्टली वो कहती कि आई नो दैट द शी वुड बिगिन विद सेइंग दैट दिस एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर नेम बट इन द नेम ऑफ द ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा। सबसे पहले बात तो वो यही कहती, कौन बोल रहा है? अलेक्जेंडर एडी साहब। किसके? अपने माँ के बारे में उस स्पीच में, कि मेरी माँ अगर होती तो सबसे पहले यही कहती कि यह प्राइज मेरा नहीं है, यह मेरा प्राइज नहीं है, बल्कि बट द पीपुल ऑफ बर्मा, ये बर्मा के लोगों का है। क्योंकि लीडर देखिए, नेता देखिए, हमारे अग्रसर जो हैं, जो भी पायनियर होते हैं, अकेले किसी के करने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन हाँ आगे चलने वाला आदमी चाहिए। तो इन्होंने किया, लोगों ने साथ दिया, लोगों ने हेल्प किया, ठीक है, वहाँ के स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए, यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए ये आगे आगे चले और लोग इनके पीछे पीछे चले, ठीक है, आगे लोग बढ़ते गए, उसी तरह आपका काम होता चला गया। तो वो जरूर आती तो कहती कि ये जो आपका प्राइज जो है वो मेरा नहीं है, ये बल्कि उन सभी लोगों का है, बर्मा के सभी लोगों का है, जिन लोगों ने मुझे इस नोबेल पीस यानी कि प्राइज पाने में मुझे हकदार बनाया या मुझे उस काबिल बनाया। शुड से वो यह भी कहती दैट दिस प्राइज बिलोंग नॉट टू बट हर बट टू द ऑल दिस, यह भी उसमें और जोड़ते हैं कि यह भी कहती कि मेरा ही नहीं है बल्कि उस सब सभी जेंट्स का है, उन सभी लोगों का है, उन सभी औरतों का है, उन सभी महिलाओं का है, who even as asked to continue to the sacrifices their well-being, जिन्होंने अपने बिना अच्छाई के प्रयास की मतलब की परवाह किए हुए उन्होंने अपने बलिदान दिए, उन्होंने समर्पण दिया तन मन धन से, and their freedoms and their lives is pursuit of the डेमोक्रेटिक बर्मा, और यह लोकतंत्र बर्मा के लिए उन लोगों ने अपना परिश्रम दिया, योगदान दिया, सहयोग किया, उन लोगों का यह प्राइज है, मेरा नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर द पीस फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी, जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में आपका इस शांति आज़ादी और लोकतंत्र के संघर्ष में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, उन सब का यह प्राइज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और आपका बर्मा, देयर इज द प्राइज, देयर्स इज द प्राइज, ये प्राइज उनका है, देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री ऑफ द बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द, जो कि बर्मा जो था कई मतलब बहुत लंबे समय से इस चीज से आज़ादी पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें लोगों ने मतलब साथ दिया। अब आपको थोड़ी सी बातें कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी लड़ाई, किस तरह की लड़ाई, कैसा बात, तो ये अगले पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक से समझिएगा। स्पीकिंग एज हर सन, मैं उनके बेटे होने के नाते मैं यह कहूँगा, हाउएवर आई वुड एड दैट्स माय पर्सनल व्यू, मैं अपनी बातों को जोड़ना चाहूँगा कि मेरी माँ रहती तो ऐसा कहती और जरूर कहती, डैट बाय हर ओन डेडिकेशन एंड द पर्सनल सेक्रीफाइसेस शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू whom the flight of all the people of Burma may be recognized, और वह एक व्यक्ति होकर, वह एक मतलब कि एक्टिविस्ट होकर और बर्मा के लोगों के स्थिति को, कंडीशन को समझी और लोग ने उनका साथ दिया, ठीक ना, और वह पहचानी और उस स्थिति से आज़ादी दिलाने की कोशिश की। कैसी कैसी स्थितियाँ थी तो ये समझिएगा। एंड आपका एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट फ्लाइट,
और उस स्थिति को, उस कंडीशन को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, जिस परिस्थिति को हम लोगों ने झेला है बर्मा में, ठीक है। एंड द फ्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड, वह कंडीशन चाहे शहर का हो गांव का हो, लिविंग इन द पॉवर्टी, लोग जो गरीबी में रह रहे थे, डिस्टिट्यूशन ऑफ दोज इन प्रिजन, जो जेल में जिनको यातनाएं दी जा रही थी, बेटर्ड एंड द आपका टॉर्चर्ड, जिनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, द फ्लाइट ऑफ द यंग पीपुल, नौजवान लोगों की स्थितियां, ठीक है। एंड द होप ऑफ बर्मा, बर्मा के, बर्मा जो आपका जगह है बर्मा का, जिसको म्यांमार कहते हैं हम लोग, द होप ऑफ बर्मा, बर्मा के आशा, डाइंग ऑफ मलेरिया इन जंगल, लोग जो जंगल में मलेरिया से मर रहे हैं, एंड टू विच दे हैव फ्लीड, डैट जो कभी भाग गए थे, मतलब जंगल में बचने की वजह से, डर से, डैट ऑफ द बौद्धिस्ट मंक, बौद्धिस्ट मंकों को, ठीक है। आपका यहाँ देखिए पीपुल आर द, वहाँ के लोगों को मतलब पीटा जा रहा, मारा पीटा जा रहा, धिक्कारा जा रहा, बौद्धिस्ट मंकों को, बौद्ध धर्म के सन्यासियों को पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। डाइंग ऑफ द मलेरिया, जो जंगल में मर रहे थे, बौद्धिस्ट मंक को पीटा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सभी स्थितियां ऐसा वहां पर थी, वहाँ के अब शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जो भी कहिए, ऐसा स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गया था, जिसको ठीक करने में, आपका उसको शांति बनाने में, उन सभी स्थिति को नॉर्मल करने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। Nor should we forget the many senior and highly respected leaders beside my mother who are incarcerated, और हम लोग उस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए मेरी माँ के अलावा, लेखक कहते हैं, सॉरी अलेक्जेंडर एरिज कहते हैं कि मेरी माँ के अलावा मेनी सीनियर लीडर्स आर इनकार्सरेटेड, मतलब होता है कि बहुत अधिक नेता, पढ़े लिखे अच्छे लोग भी मेरी माँ के अलावा जेल गए और उनको जेल जाना पड़ा, बंदी बनाया गया, बंदी होना पड़ा। अच्छा एक बात यहाँ पर, सर्कमस्टांसेस मैंने आपको कह दिया, लेकिन कौन सर्कमस्टांसेस, उनको नज़रबंद कर लिया गया था, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरह से किडनैप टाइप का उनको कर लिया गया था, जिसके कारण वो वहाँ नहीं पहुँची थी। तो फिर वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी माँ को ही जेल जाना पड़ा, उन्हीं को सिर्फ नज़रबंद होना पड़ा, नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो उनके साथ साथ उनको भी जेल जाना पड़ा, ठीक है। आगे भाषण में कहते हैं, इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू, मैं अपनी माँ के बदले आपको धन्यवाद देता हूँ, फ्रॉम माई द हार्ट, मैं अपने दिल से, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर्स, और बहुत ही उच्च प्रतिष्ठा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। द बर्मी पीपुल, बर्मा के लोग, कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स ए लिटिल हायर इन द नॉलेज, आज बर्मा के लिए थोड़ा सा अपने सर को ऊंचा करके सीना तान कर चल सकते हैं, कह सकते हैं, इन द नॉलेज, इस जानकारी में, डैट इन द फार डिस्टेंस लैंड देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हीडेड, जिनकी परिस्थितियां, स्थितियां, ठीक है। आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, टुडे हेड ऑफ द लिटिल हायर, आज बर्मा के लोग थोड़ा सा हेड जो है ऊपर करके चल सकते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि सफरिंग हैज बीन हार्ड एंड हीडेड, उनकी स्थितियां, उनकी परिस्थितियां, उनकी जो यातनाएं थी और जिस चीज के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, कितने दिन से आशाएं कर रहे थे, उसको सुना गया, उस पर अमल किया गया और उससे निकला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आपका चलते हैं पेज पर और देखते हैं। अगला पॉइंट आपका 50 नंबर पेज पर थोड़ा सा और है, थोड़ा सा सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से, कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। और चलिए और अलेक्जेंडर एरिज अपने भाषण में और जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं कि स्थितियाँ ये सब थी। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें यह भी याद करना चाहिए, बोलते हैं कि हमें यह भी याद करना चाहिए, डैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन ए हेवनली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून, रंगून के एक छोटे से घिरे हुए प्लेस में, चारदीवारी से मतलब एक स्मॉल एरिया कह सकते हैं, लिमिटेड एरिया में एक छोटी सी संघर्ष जो स्थान शुरू ली थी, स्टार्ट हुई थी, इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल, जो बहुत बड़ा एक हिस्सा बन गया, संघर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, एंड वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, जो एक विश्व लेवल पर, ठीक ना, आज़ादी के, मनुष्य के आपका भावनाओं को, मनुष्य की भावनाओं को आज़ादी का, फ्रॉम द पॉलिटिकल ट्रेनरी, आपका पॉलिटिकल अत्याचार मतलब कि आपका राजनीतिक अत्याचार से, एंड द इन साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, और आपका मनोवैज्ञानिक अधीनता, ठीक है, मतलब लोगों को जो टारगेट किया गया था,
आपका मारने पीटने का, स्थिति परिस्थिति को बहुत लोगों को फंसाने का, प्रताड़ित करना, मानसिक प्रताड़ित करना, आप शारीरिक प्रताड़ित करना, तो इन सभी चीज़ों को जो हम जिससे लड़ रहे थे, ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया, बहुत बड़ा रूप ले लिया। एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ। द प्राइज, यह प्राइज कौन, नोबेल पीस, नोबेल आपका प्राइज क्या था, नोबेल प्राइज है ना, हाँ, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। आई फील श्योर, मैं निश्चित यह महसूस कर रहा हूँ कि इज ऑल्सो इंटेंडेड टू द ऑनर ऑफ ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल, उन सभी के सम्मान में यह प्राइज जाता है जिन लोगों ने संघर्ष में योगदान दिया, उनके सम्मान की यह मतलब कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, उनके सम्मान में यह प्राइज जाता है। और इंगेज इन द स्ट्रगल वेयर एवर दे में भी, चाहे वह जहाँ से भी जैसे भी किए हों, जिस तरह से किए, ऐसा नहीं कि मुझे दिखा कर किए हों, वह मन से किए हों, तन से किए हों, धन से किए हों, उन सब का यह प्राइज है। इट इज नॉट विदाउट रीजन डैट, बिना किसी कारण डैट टुडे इज इवेंट इन द ओस्लो, ओस्लो में जगह जहाँ पर ये प्राइज दिया जा रहा था, फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जिस दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा था, उस दिन सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो सेलिब्रेट करता है, मनाता है आपका क्या, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। उस दिन हम लोग जो ये आपका चीजें हुआ, पूरा देश जो मना रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट, उस दिन हम लोगों ने ऐसा मतलब कि हुआ या किया। अगला पॉइंट, अगला पैराग्राफ, मिस्टर चेयरमैन, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, कोई भी व्यक्ति, हेड व्यक्ति, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाइडेड, पूरा मतलब मिस्टर चेयरमैन को, अध्यक्ष को, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो समुदाय था, उन्होंने उनको प्रशंसा किया, किस लिए, तो चॉइसेस ऑफ योर कमेटी, अध्यक्ष महोदय के कमेटी के लिए उनकी आपका जो प्रशंसा हुआ, लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी प्रशंसा की। जस्ट फ्यू डे एगो, फिर अपने भाषण में और एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक पारित किया, क्या था, ऑन एनिमस एंड हिस्ट्रिकल रिवोल्यूशन, ठीक ना, एक सहमत, एकात्मक मतलब एकता पत्र, सहमत पत्र, ऐतिहासिक प्रस्तावना, ठीक है, एक पास किया, किसने, संयुक्त राष्ट्र ने, जिसमें उन्होंने क्या किया कि वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जाविर प्रेज डी सेकुलर स्टेटमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड एंड इंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम द आपका डिटेंशन। अब इसमें कह रहे हैं कि उस संयुक्त रिपोर्ट उन्होंने पास किया, और यह भी उन लोगों ने कहा कि ये जो व्यक्ति का नाम दिया है आपका सेक्रेटरी जनरल जाविर परवेज डी आपके सेलुलर, जो भी इसमें नाम है आप देखिएगा, ठीक है, कि इन्होंने प्रशंसा किया था, इनके स्वागत किया गया था एक प्रशंसा का, जिन्होंने प्रशंसा क्या किया था, तो इस नोबेल पीस प्राइज के प्रशंसा उन्होंने किया था, लोगों ने इसका स्वागत किया, और उन्होंने इस प्रशंसा में अपील किया, उन्होंने रिपीट किया था, क्या कहा था, टू माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन, कि मेरी माँ जो है, जो परिस्थिति कारण यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाई है, तो इस व्यक्ति ने कहा, जनरल सेक्रेटरी जो परवेज जिसका नाम इसमें दिया गया है, कि उन्होंने अपील किया, रिपीट कहा कि आपकी माँ तुरंत हम सबों के बीच में होगी, उनकी कुर्बानी, उनका मेहनत, उनका आपका जो है समर्पण जो है वो व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं, तुरंत वो हम लोगों के सामने होंगी, जेल से रिहा होंगी या जहाँ भी कैद होंगी उनको बाहर निकाला जाएगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेट इट नेवर बी सेड बाय द फ्यूचर जनरेशन दैट इनडिफरेंस, साइनिज्म and the selfishness made us fail to live up the ideals and humanism which the Nobel Peace Prize encapsulated। अब कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है, कि कभी नहीं कहेगा हमारा फ्यूचर जनरेशन, आने वाला पीढ़ी जो है कभी नहीं कहेगा that indifferences, ठीक है, कि निष्पक्षता, मानवभेद, सेल्फिशनेस, स्वार्थी, मेड अस फेल, कि हमें ये चीज़ें फेल कर दिया, मतलब कि अगर हम गुलाम हो जाते हैं या गुलाम रहते हैं, किसी का अधीन काम करते हैं, तो हमारे आने वाला जनरेशन भी वही करेगा, उसको फिर आगे बढ़ने का, उठने का, ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ही लोग ऑलरेडी निकल गए, बाहर निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इससे बड़ी होगा, उसको इस बात का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक ना, और वो हमें इस चीज़ के लिए दोष नहीं देगा कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने, मतलब उसका फ्यूचर जो होगा बहुत उज्जवल होगा, इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। और
विच नोबेल पीस प्राइज इनकम्प्लीटेड, जो कि यह नोबेल पीस प्राइज शो करता है, दिखा रहा है। यहाँ लोगों का इतना जो भीड़ है, ये जो नोबेल पीस प्राइज देने का जो कार्यक्रम है जिसमें इतने लोगों का भीड़ दिख रहा है, यह बात बखूबी वर्णन कर दे रहा है, उसमें कहने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल ऑफ अस प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। हम सभी के प्रयास से ये सिद्ध हो गया, और सिद्ध हम करके हम लोगों ने देखा कि द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग जाइएगा जब इंटर में तो आपको इनका नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। एक तीसरा नंबर लेसन है आपका, आप इंटरमीडिएट में पढ़ना है, मार्टिन लूथर किंग का आई हैव ए ड्रीम लेसन ही है। तो यह उस अपनी भाषण में जोड़ के कह रहे हैं कि हम सबों के प्रयास से यह सिद्ध किया, हम लोगों ने देखा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, हैव टू बीन करेक्टेड, बिल्कुल अपनी जगह पर सही थे। उन्होंने एक बात कहा था, क्या कहा था कि व्हेन ही सेड द ह्यूमैनिटी कैन बी नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट और रेसिज्म इन वार। मतलब उन्होंने कहा था कि कोई भी पीढ़ी जो है वो रेसिज्म मतलब जातिवाद, आपका नस्लवाद और लड़ाई के फेर में हमेशा बहुत दिनों तक जकड़ा हुआ नहीं रह सकता है। जब पीढ़ी जग जाएगी तो अपने आज़ादी कहीं से भी लेकर मरो या मारो वाली बात करके अपनी आज़ादी लेगी, रहेगी नहीं। जो बात अब सिद्ध होता है, ठीक है, वो प्रतीत होता है, ऐसा है, हम लोगों ने उस चीज़ को किया। लेट द इफोर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबों का प्रयास जो है वो सिद्ध करता है कि ही वॉज नॉट ए मेयर ड्रीमर, वह एक स्वप्न उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने ऐसा ही मार्टिन लूथर किंग यह बात नहीं कहे थे कि कोई भी पीढ़ी जो है अब ज़्यादा दिन तक जातिवाद और आपका जो है नस्लवाद और लड़ाई के फेरे में नहीं रहेगी, वो अपने भविष्य को तलाशेगी, जो बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। वेन ही स्पोक ऑल ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, और उन्होंने उस ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड का मतलब कि वास्तविक भाईचारे का चर्चा करते हैं, एंड पीस बीइंग और शांति माहौल का, मोर पीस बीइंग देन द डायमंड सिल्वर और गोल्ड, और कहते हैं कि इस डायमंड सिल्वर और गोल्ड से जो ज़्यादा बेहतर है, मोर प्रीशियस जो है वो है, क्या है आपका, तो जेन्युइन ब्रदरहुड, वास्तविक भाईचारा, आपसी भाईचारा जो है वो इन सभी चीज़ों से ऊपर है, आगे है, ठीक है। एंड अगला जो सेकंड लास्ट लाइन है स्पीच का, अलेक्जेंडर एज का, वो क्या कहते हैं, लेट न्यू एज डाउन, चलो अब न्यू एज को आने दो, न्यू युवा पीढ़ी को आने दो, अब वह कमांड उसका है, अब वह संभालेगा इस चीज़ को, अब उसको इस चीज़ का परेशानी उसको अब इस चीज़ों को झेलना नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ वह अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, स्ट्रगल के बारे में, लड़ाई के बारे में उसको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू, ऐसा अलेक्जेंडर एज कहते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, भाषण को समाप्ति करते हैं, और तब यहाँ से वो वहाँ से जाते हैं, और इतना ही लेसन में होता है, और ये लेसन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका पूरा लेसन, आपका 5th चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, जो लिखा गया है एंग सेंग सुकी के द्वारा, जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, और बताने के दरमियान में किसी तरह का कोई अगर मिस्टेक्स हो जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, तो ज़रूर इसको आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधारूंगा, या उसको इग्नोर कीजिएगा, या नहीं मुझे ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा, मैं उसको सुधारूंगा। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पहले पूरे लेसन को स्टडी कीजिए, फिर उसके हाईलाइट पॉइंट को नोट कीजिए, फिर बोर्ड पर लिखिए, फिर उसको बताइए, आपको पढ़ाइए, फिर उसको ऑनलाइन अपलोड कीजिए, फिर उसका बहुत सारा चीज़ें हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन फिर भी जो दिमाग पर चढ़ गया कि नहीं अगर बनाना है, करना है, तो फिर कोई टफ काम नहीं है। तो इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, तो आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या मिस्टेक्स है, मैं उसको सुधारूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में इसी लेसन का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।